एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। तो कॉलेज ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज से हम हिंदू मैरिज एक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे इस वीडियो में अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है एक पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनल लॉ होता क्या है। पर्सनल लॉ वो लॉ होता है जो कि यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता सारे सिटीजन्स पे, बल्कि स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज पे अप्लाई होता है। इंडिया में बहुत सारे पर्सनल लॉ है, जैसे कि हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको शरीयत के भी नाम से जाना जाता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये जो एक्ट है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये किस पे अप्लाई होगा? मुस्लिम्स पे होगा। तो इसीलिए हम इसको पर्सनल लॉ कह रहे हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो ये हिंदू पे अप्लाई होगा, इसीलिए हम पर्सनल लॉ कह रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया में दो लॉज एक चीजों पे क्यों है? अगेन रिलीजियस फ्रीडम, जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बात करता है। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, उसको सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया कहा गया है। ऐसा क्यों है कि इसको हम सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया कह रहे हैं? बहुत सारे एक्ट आए थे, बट इसको हम सिग्निफिकेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो हमारा मैरिज होता था वो डिपेंड करता था कस्टमरी अप्रोचेस पे। कोई भी कॉडिफाइड लॉज नहीं था जो कि इसको गवर्न करे। और जो कस्टमरी अप्रोचेस है ना, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड इन नेचर थे, इसीलिए इसको चेंज करना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसीलिए जब आया तो हम एक सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या रीजंस थे जो हिंदू मैरिज एक्ट को इनेक्ट करना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने रीजन आपको बताया कि कोडिफिकेशन ऑफ रिफॉर्म ऑफ हिंदू लॉ अर्लियर द मैरिज बेस्ड ऑन एंशियंट कस्टम्स एंड स्क्रिप्चर्स। तो कस्टम्स का क्या मतलब होता है? कस्टम का ये मतलब होता है कि एक लॉन्ग बिहेवियर, या कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस होती है, बिहेवियर होता है, ये नॉर्म्स होता है जो हम एक पर्टिकुलर एरिया में लंबे समय तक करते आते हैं। और वो कस्टम्स जो है ना, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उसी को हम कस्टम्स कहते हैं। कस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सत्यपति प्रथा। तो ये सत्यपति जो है ना, सेक्रेड, जो हम 7 फेरे लेते हैं अराउंड सेक्रेड फायर, ये क्या है? ये कस्टम है जो कि हम बहुत पहले से इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड रीजन आता है सोशल रिफॉर्म एंड जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी अमंग्स हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो जब हिंदू मैरिज एक्ट को इनेक्ट किया गया, तो सबसे पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें मैरिज और डिवोर्स के सेक्शन में, तो डिवोर्स का जो राइट है ना, वो सिर्फ फीमेल का या वाइफ का नहीं है, वो हस्बैंड का भी है। तो क्या ये जेंडर इक्वालिटी तो हुआ। अगर हम देखें मैरिज, तो मैरिज अगर है तो सिर्फ जो आदमी के या ग्रूम के कंसेंट से शादी नहीं हो सकती, ये आपको वाइफ के भी कंसेंट से शादी होना जरूरी है। तो ये क्या है? जेंडर इक्वालिटी, मतलब दोनों को हम एक पेडेस्टल पे रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम मेल को या हस्बैंड को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब यही होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी among between both of the spouse, either of the husband of their wife। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रोहिबिटिंग पॉलीगेमी। तो ये पॉलीगेमी क्या है? पॉलीगेमी क्या है? ए मैन हैव मल्टीपल वाइफ्स। तो जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट इनेक्ट हुआ, तो उसमें जो पॉलीगेमी जैसी चीज है उसको आउटलेट कर दिया। मतलब कि एक आदमी 10 शादी नहीं कर सकता। ए मैन हैव डजंट मल्टीपल वाइफ्स, उसके पास 10 औरतें नहीं हो सकती। ये बहुत ज्यादा ही प्रिवलेंट था हमारे अर्लियर में। ठीक है, तो इस ये क्या हुआ कि प्रोहिबिट कर दिया, आउटलेट कर दिया। उसके बाद बात करते हैं प्रोवाइडिंग फॉर डिवोर्स। तो ये प्रोवाइडिंग फॉर डिवोर्स का इससे रिलेशन है जेंडर इक्वालिटी से, कि जेंडर इक्वालिटी को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो डिवोर्स का राइट है वो सिर्फ वाइफ का नहीं है या सिर्फ हस्बैंड का नहीं है, ये दोनों का राइट है। ठीक है, अगर अगर हम जब आगे वाले हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड है जो कि डिवोर्स का, जो डिवोर्स है उसका ग्राउंड बन सकता है। तो वो दोनों के लिए राइट है, ना कि सिर्फ एक के लिए राइट है। फिर ये एग्जिस्टिंग इन ट्रेडिशनल लॉ, जो हमारा ट्रेडिशनल लॉ था ना, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कस्टम्स पे बिलीव करते थे, बहुत ही ज्यादा जो इंडिया है वो डाइवर्स है, और डाइवर्स होने की वजह से सबके अपने अपने कस्टम्स हैं। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के वो मॉडर्नाइजेशन पे शिफ्ट हो गया। जैसे कि हमारा ये वाला
पॉइंट है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी, तो ये वाला जो है इससे रिलेशन है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है सेटिंग अ मिनिमम एज ऑफ मैरिज। जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है वो सेट कर दिया मिनिमम एज ऑफ मैरिज ब्राइड की और ग्रूम की क्या है। तो जो आपकी ब्राइड की एज है वो आपके 18 है और 21 जो है आपकी ग्रूम की है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है आप जैसे कि क्यों ऐसा किया कि जो बाल विवाह था ना बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था हमारे इंडियन सोसाइटी में, बहुत ही ज्यादा कॉमन था, आज भी कॉमन है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद टोटली डिस्कार्ड हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट स्टिल एक्ट के आने से हम कुछ हद तक सुधरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम कुछ हद तक अपने आप को रोकते हैं। तो ठीक है, तो क्या है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट इनैक्ट हुआ तो एक वो सेट कर दिया मिनिमम एज। तो आपका अगर देखें तो ग्रूम का क्या है, ग्रूम का जो है आपको 21 है, और ब्राइड का क्या है यहाँ मैं लिख रही हूँ आप देख सकते हैं, और ब्राइड का क्या है 18। ये मिनिमम एज है, ये मिनिमम, ये ध्यान दीजिएगा कि ये मिनिमम एज बताया है, मिनिमम एज नॉट मैक्सिमम एज, ठीक है। तो अब अगर एग्जाम में लिखोगे तो आप मिनिमम एज को लिखोगे ना कि मैक्सिमम एज को लिखोगे, ठीक है। ये बहुत, अगर आप मैक्सिमम लिख दोगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली एक टर्म है जो कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बता रही हूँ, मैंने पहले भी आपको अभी इसमें बताया था कि क्या है ना कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है जैसे कि मैंने बताया, और सबके अपने अपने कस्टम्स हैं। तो कस्टम्स की वजह से हो सकता है कि मतलब ये ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए कि कौन से कस्टम्स को हम प्रिवील करें अगर अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आता है। तो नेशनल इंटीग्रेशन कैसे है कि हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद ये हो गया कि यूनिफाइड एक लीगल फ्रेमवर्क होगा कि हिंदूज के लिए क्या है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। और हिंदू मैरिज एक्ट किससे डील करता है, मैरिज से डील करता है, डिवोर्स से डील करता है, मेंटेनेंस से डील करता है। ये जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है जो पर्सनल लॉ हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन हुआ क्योंकि ये क्या किया, एक हिंदुओं के लिए एक सेट ऑफ लॉ क्रिएट कर दिया, एक लीगल फ्रेमवर्क बता दिया कि अगर डिस्प्यूट होने पे हम किस अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हुआ कि बहुत सारे कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, क्योंकि डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि हमने सब तो बात कर लिया, बट व्हाट इज मैरिज। मैरिज ही क्या है, मैरिज एक यूनियन है मैन और वुमेन का विच इज अ यूनिट ऑफ सोसाइटी। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपकी शादी नहीं होती तो बच्चे नहीं होते, बच्चा पैदा नहीं होता, तो मतलब कि एक जो है होना ना कि एक हम यूनियन बना रहे हैं, मेन और वुमेन का एक यूनियन है जिससे क्या है और सोसाइटल कंटिन्यूअस हो रहा है। कैसे हो रहा है, उससे बच्चा हो रहा है, फिर बच्चे के बच्चे हो रहे, तो क्या हुआ एक ये चेंज जो है ना लंबा हो रहा है। और जो एक चीज और समझिए कि फैमिली का बढ़ना नहीं होता है, एक अगर शादी जो एक फैमिली को नहीं बढ़ा रही बल्कि वो एक सोसाइटी का पार्ट भी बनती है। जैसे आप किसी सोसाइटी में रखते हो तो आप उस सोसाइटी के पार्ट भी तो हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली, फैमिली के तो आप पार्ट हो ही लेकिन आप एक सोसाइटी के भी पार्ट हो, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज। उसके बाद बात आता ही है कि नेचर क्या है हिंदू मैरिज का एक्ट का, वेदर इट इज अ सेक्रेमेंटल और कॉन्ट्रैक्ट। द आंसर इज इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। ये सेक्रेमेंट भी है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल भी है। सेक्रेमेंट कैसे है कि एक परमानेंट यूनियन है, एक ये होली यूनियन है। परमानेंट यूनियन कैसे है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बहुत 7 जन्म तक का होता है, हम ऐसा फील करते हैं। इसीलिए आप बहुत जगह देखे होंगे कि जो औरतें विडो हो जाती है उनकी शादी नहीं होती है, उनकी शादी नहीं होती है क्योंकि वो शादी नहीं करती है, क्योंकि वो ऐसा मानती है कि उनकी शादी हो चुकी है जिससे होने वाली थी और वो अब दूसरी शादी नहीं करेंगे। होली यूनियन क्यों है, होली यूनियन इसलिए है क्योंकि कुछ जो राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने बताया एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड, सत्य प्रति, वर्मिलन प्रोसेस। तो ये क्या है, ये होली यूनियन है, इसीलिए सेक्रेमेंटल इन नेचर है। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल ये क्यों है, क्योंकि एक चीज मैंने बताया, द फ्री कंसेंट इज अ वेरी मैंडेटरी एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया तो
फ्री कंसेंट जैसी चीजें बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि फ्री कंसेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था कि हम जोर जबरदस्ती शादी करवा देते थे। बट हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद ऐसा नहीं है, फ्री कंसेंट जैसी चीज बहुत जरूरी हुई। तो क्या हुआ, आप कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर में हो, वहां पे आप जब शादी कर रहे हो तो वहां पे कंसेंट जो है बहुत ही ज्यादा मैटर कर रही है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर कह रहे हैं। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।